हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है भाषा बोध और साहित्य बोध, दूसरा ऑप्शन है आपका कवि और कविता बोध, तीसरा साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, डी ऑप्शन है आपका साहित्य बोध और छंद बोध। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भाषा बोध और साहित्य बोध। किसी भी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए, है ना, सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? भाषा बोध और साहित्य बोध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। कवि और कविता बोध ये नहीं होगा, ऐतिहासिक बोध भी नहीं होगा, छंद बोध ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पर आपसे जो गलत है वो पूछा गया है। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव चीज पूछी जाती है बेटा, हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। पहला ऑप्शन क्या है? यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। डी ऑप्शन आपका गलत होगा बेटा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा गया था। तो डी ऑप्शन आपका नेगेटिव है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है। पहला ऑप्शन बाल साहित्य का विविध उपयोग, बी ऑप्शन है आपका शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सी ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो हिंदी के प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है बेटा? बाल साहित्य का विविध उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। तो जब भी खराब अंक के कारण क्या है, कारण को जान रहा है, तो वो कौन सा परीक्षण होगा? पहला निदानात्मक परीक्षण, दूसरा निपुणता परीक्षण, तीसरा उपलब्धि परीक्षण, फोर्थ है अभिक्षमता परीक्षण। तो जब भी आप उस गैप का पता लगाते हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने क्या समझा, आपके लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो गैप रह गया है, जब हम उसके कारणों का पता लगाते हैं तो वो क्या होता है बेटा? निदानात्मक परीक्षण। जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो गैप रह जाते हैं, आपने बच्चे को जो समझाया पर बच्चे ने कितना समझा, तो उसके बीच में जो गैप रह जाता है उसको जानना क्या होता है बेटा? निदानात्मक परीक्षण। और जब हम गैप का पता लगा लेते हैं, जो कमियां रह जाती हैं उनका पता लगा के जब हम उनका समाधान कर लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पे हमने कारणों का पता लगाया है कि कमियां जो है, बच्चों के जो खराब अंक आए हैं उसका कारण क्या है, तो उस गैप का हमने पता लगाया है अभी। तो गैप का पता लगाया है तो क्या है? निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि पहला ऑप्शन बच्चे लापरवाह हैं इसीलिए वो त्रुटियां करते हैं। तो कभी भी हम बच्चे को लापरवाह नहीं कहेंगे। बी ऑप्शन क्या है? बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं। कभी भी हम बच्चे को पढ़ाते समय हम उसे दंड नहीं देंगे, बच्चे को दंड नहीं देना है, बिना दंड के ही हम उसको सिखाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। जहां कहीं आपको दंड जैसा शब्द दिखाई दे तो हमेशा उसको काट देना, वो गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो कैसी हैं? स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक हैं। अगर बच्चा त्रुटियां करेगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है ना? तो जब बच्चा त्रुटि करेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है और आगे कहाँ समझने में उसको दिक्कत हो रही। तो त्रुटियां क्या है? महत्वपूर्ण है ना? डी ऑप्शन क्या कहता है? एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। डी ऑप्शन भी आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है कि बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को के रूप में अनुमोदित करती है? पहला ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, बी ऑप्शन है आपका अनिवार्य भाषा के रूप में, सी ऑप्शन है आपका एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, डी ऑप्शन है द्वितीय भाषा के रूप में। तो जो आपका शास्त्रीय भाषा है बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किस तरह से लेती है? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? पहला उद्गामी समाधान कौशल, तो क्या बेटा वो किसी चीज का समाधान कर रही है? नहीं, तो ये क्या है? गलत हो जाता है। उद्गामी साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या भी नहीं कहेंगे, उद्गामी गुणधर्म भी नहीं कहेंगे, ये क्या है? उद्गामी साक्षरता कौशल कि एक बच्ची किताब को उठाती है, उसको सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पन्ने पलटती रहती, क्या है ये? उद्गामी साक्षरता कौशल। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं डैश। पहला ऑप्शन है भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, दूसरा भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, सी उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, या फिर प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो बच्चे भाषा अर्जित कैसे करते हैं बेटा? प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में उस भाषा का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? नेगेटिव पूछा गया, जो गलत है वो बताना है। पहला भाषा और शब्द भंडार, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में जो मूलभूत मानदंड है तो उसकी भाषा और शब्द भंडार ये तो होगा, उसकी विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण होगी, शैली एवं योजना भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन डी ऑप्शन क्या कहता है बेटा? मुद्रण और जिल्द चढ़ाना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, तो क्या होगा? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपसे नेगेटिव पूछा गया है तो यही एक नेगेटिव है हमारे पास कि मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना ये कोई उसका मानदंड का आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? पहला कविता का वाचन करना, दूसरा कक्षा में नाटक कराना, तीसरा वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, डी ऑप्शन है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब ये चारों ही ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं, है ना? लेकिन इन सब में भी कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत सटीक है ना? भाषा कौशल के शिक्षण के लिए इन चारों ऑप्शन में एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो कौन सा है बेटा? कक्षा में नाटक कराना, है ना? जब भी आप रोल प्ले कराते हैं तो क्या होता है? उससे बच्चे के भाषा कौशल का जो है वो बहुत अच्छे से विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि हम बच्चों से क्या कराएंगे? नाटक कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में पहला उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें बच्चों की जो मातृभाषा है उसका क्या करना है? सम्मान करना है और उसको अपनी मातृभाषा में बात करने के हमें अवसर भी देने हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है आपका। बी ऑप्शन क्या है? अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये भी। बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है? उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि हमें बच्चे को उसकी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए और टीचर जितना हो सके क्लास में बच्चों को उनकी मातृभाषा में बात करने के अवसर दे। डी ऑप्शन क्या है? उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत है बेटा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की उनकी जो मातृभाषा है, जो घर की भाषा है, उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? जब आप मन ही मन में चुपचाप पठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सस्वर पठन, अनुकरण पठन, मौन वाचन या समवेत वाचन। तो बेटा जब आप मन ही मन में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मौन वाचन कहा जाता है ना? जब आप मन ही मन में चुपचाप पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? मौन पठन में आपका जो नेत्र है और आपका जो मस्तिष्क है वो ज्यादा सक्रिय रहता है जब आप मौन पठन करते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रेखांकन एवं चित्रांकन, दूसरा है चित्रांकन लिपि चिन्हों, तीसरा ऑप्शन है रेखांकन और लिपि चिन्हों, फोर्थ ऑप्शन है लिपि चिन्हों अक्षर बनावट। तो बच्चों में बेटा रेखांकन और
चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें आपने देखा होगा कहीं उर्दू भाषा के शब्द भी होते हैं, है ना, होते हैं ना, तो मतलब और भी किसी भाषा के शब्द होते होंगे। तो उन्होंने ये पूछा है कि जब हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं तो उसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है ना। पहला, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है। दूसरा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। डी ऑप्शन, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। तो बेटा अब आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है। तो क्यों हिंदी की जो पुस्तकें होती हैं, जो हिंदी के पाठ होते हैं उसमें अन्य भाषाओं के शब्द इसीलिए होते हैं क्योंकि जो पाठ है हमारे समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है। हमारे समाज में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए। पहला, उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सके। बी ऑप्शन है, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। सी ऑप्शन है, कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। डी ऑप्शन है, पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा कि इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां बच्चा उन्हें आराम से छू सके और पढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।